हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। ये हमारी पीएनएसटी बायोलॉजी की थर्ड लेक्चर रहेगा जो कि चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पिछली वीडियो में हमने परागकण का निर्माण किया था। आज हम करेंगे अंडाणु का निर्माण, मतलब कि ओवम का निर्माण करेंगे, एग का। ठीक, बीजांड की संरचना लिखेंगे। आज हम गुरु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ेंगे। स्त्री केसर पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ेंगे, फिर गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। गुरु बीजाणु जनन से जो बनता है वो क्या है, अपना एग है, उसका निर्माण पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जो पुष्प है उसकी संरचना होती है कुछ ऐसी। ये है थैलेमस, इसके ऊपर लगा हुआ है अपना ये क्या, फ्लावर, पुष्प लगा हुआ है। इस पुष्प में पुष्प का स्त्री भाग होगा, ये पुष्प का स्त्री भाग, पुष्प का स्त्री भाग होगा और पुष्प का नर भाग होता है। स्त्री भाग को स्त्री केसर कह देते हैं। स्त्री केसर या क्या कह दोगे, पिस्टल कह दोगे, है ना, कोरोला भी कह सकते हो। और ये है पुष्प का नर भाग। नर भाग मतलब कि स्टेमन, पुंकेसर कह दो, ये कह दो। ठीक, तो इस पुंकेसर से में जो एंथर होता है, ये वाला भाग एंथर है, इससे परागकण इसके अंदर बन चुके थे, है ना। तो ये परागकण अपन ने बना चुके थे। कैसे बने थे परागकण, फिर स्टार्ट करे थे अपन ने स्त्री केसर। तो अब अपन पढ़ते हैं इस स्त्री केसर को। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये स्त्री केसर। बात ये ऐसी है कि ये जो स्त्री केसर, ये इसी को क्या कह दोगे, एक अकेले को अपन इसी को अंडप भी कहते हैं। स्त्री केसर ये क्या कह देते हो, इसको अंडप। इसी भाग को क्या कह देते हैं अपन, ये यहां बना देते हैं ना। ये स्त्री केसर है अपना, ये क्या है, ये अंडप। एक पुष्प है ये, और एक पुष्प में कितने अंडप है, एक। यदि एक ही अंडप है एक पुष्प में तो इसको कह देंगे एक अंडपी। एक अंडप है तो कह दोगे क्या, उस पुष्प को एक अंडपी। ठीक, यदि एक से अधिक है, एक से अधिक अंडप है तो कह देते हैं अपन उसको क्या, बहुअंडपी। एक है तो एक अंडपी, एक से ज्यादा है तो बहुअंडपी। एक से ज्यादा कैसे होंगे कि जैसे ये है हमारा फ्लावर, ऐसे बना दिया हमने, है ना। इसमें एक से ज्यादा क्या है, अपने स्त्री भाग, एक से ज्यादा स्त्री भाग है। और ये जो स्त्री भाग है मतलब कि अंडप है, वो जुड़े हुए रह सकते हैं या अलग अलग रह सकते हैं। तो यदि ये बहुअंडपी हैं तो या तो ये जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, या एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, जुड़े नहीं होंगे। यदि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनको कह देते हैं युक्तांडपी। क्या कह देते हो, युक्तांडपी, जुड़े हुए अंडप को। और यदि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं तो इनको कह देते हो व्युक्तांडपी। व्युक्तांडपी कह दोगे वैसे पुष्प को। जिन पुष्प में एक अंडप है तो एक अंडपी, अधिक अंडप है एक से तो क्या हो जाएगा, बहुअंडपी। बहुअंडपी है और जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी, जुड़े नहीं है तो व्युक्तांडपी कह दोगे। अब देखिए, ये है स्त्री केसर, मतलब कि अंडप, एक अकेले को अंडप कहते हैं ना, उसकी संरचना है। तो इसके होते हैं टोटल कितने भाग, इसके होते हैं टोटल 3 भाग। ऊपर ये वाला जो भाग है वो स्टिकी भाग है, तो इसलिए सिर्फ इसको अपन ने क्या कह दिए, स्टिग्मा। इस स्टिकी भाग को क्या कह दोगे,
स्टिग्मा। इसकी गर्दन को बोली थी अपन ने क्या, स्टाइल, और ये है क्या, ओवरी। ठीक, अब देखिए इस ओवरी के अंदर ये वाला जो भाग है, ये पूरा भाग, मतलब हम इस पूरे भाग की बात कर रहे हैं। तो इस ओवरी के अंदर की ये पूरी एक गुहा दिख रही है अपन को, इसको गर्भाशय गुहा कह देते हैं या कोष्ठक कह देते हैं, या कह दोगे लॉक्यूल। क्या होता है ये वाला जो भाग है वो कहलाएगा लॉक्यूल, या कह दिए हमने गर्भाशय गुहा कह देंगे। ठीक, इस गर्भाशय गुहा या लॉक्यूल के अंदर यहाँ पाई जाती है अपरा। क्या पाई जाती है यहाँ, अपरा। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा इसका, अपरा। अपरा से एक डंठल नुमा संरचना निकलेगी यहाँ, जिसको अपन ने देखी थी कल, क्या नाम दिए थे हमने, फ्यूनिकल। और यह ऐसा पढ़ लो डायरेक्ट, अपरा से कौन लगा हुआ रहता है, अपना बीजांड। क्या लगा होता है यहाँ पर, अपना बीजांड। ये हो गया क्या, अपना बीजांड, जिसको सामान्यतः अपन गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं, या गुरु बीजाणु धानी को सामान्यतः क्या कह सकते हैं, बीजांड भी, गुरु बीजाणु धानी कह देंगे। इसी को गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हो। बीजांड मतलब ओव्यूल, गुरु बीजाणु धानी मेगास्पोरेंजियम। अब देखिए किसी किसी अंडप मतलब कि स्त्री केसर, किसी किसी स्त्री केसर के अंदर एक अकेला बीजांड भी हो सकता है, या किसी स्त्री केसर के अंदर एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। अब आप याद कीजिए ऐसे पौधे जिनका जब अपन फ्रूट खाते हैं ना तो एक ही बीज निकलता है अंदर से, बीजांड ही आगे काल में परिवर्तित होने वाला है बीज में। तो जैसे हमने खाया आम, आम में कितने बीजांड, एक बीजांड, इसलिए उसका एक ही बीज है। और है धान और गेहूं, तो कितने बीज होते हैं इनमें, एक ही। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए इनके, आम है, धान है और क्या है, गेहूं। अब ऐसे याद करो जिनके फ्रूट खाते हैं और एक से ज्यादा बीज निकलते हैं, जैसे कि पपीता, पपीता में एक से ज्यादा बीज निकलते हैं, तरबूज एक से ज्यादा बीज निकलते हैं, और एक और दिया है एग्जाम्पल आर्किड, है ना। तो जिनमें एक से ज्यादा बीजांड पाए जाते हैं उनके तुमको 3 एग्जाम्पल याद करना है। क्या बोले हमने, पपीता, तरबूज और आर्किड। ठीक हो गया ये। एक बीजांड किस किस का एग्जाम्पल दिए हमने, बोले गेहूं, धान और क्या याद करना है, आम। एक से अधिक नहीं, बहुत बहुत अधिक कह दो, अधिक बीजांड। अधिक बीजांड किस में पाए जाते हैं, पपीता, तरबूज तथा आर्किड में। आर्किड में पाए जाएंगे। ये होगा इसकी एग्जाम्पल, इनको याद कर लेना। अब देखिए इसके ओवरी के अंदर क्या है, गर्भाशय गुहा या लॉक्यूल है, उस लॉक्यूल में ही अपना क्या उपस्थित होता है, गुरु बीजाणु धानी, जिसको सामान्यतः अपन क्या कह देते हैं, बीजांड। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसी बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना को हम देख रहे हैं। ठीक, इसी गुरु बीजाणु धानी की संरचना को पढ़ा देते हैं। वैसे तो अपन ने कल पढ़ लिए थे उसको, और फिर भी इसको मिटा रहे हैं ना, और फिर से देख लेते हैं। देखो क्या बताए थे हमने, ये है अपरा। अपरा के उपस्थित होता है, ऊपर उपस्थित होता है डंठल नुमा संरचना, जिसको क्या कह दोगे, फ्यूनिकल। ये क्या है, अपरा मतलब प्लेसेंटा, ये है क्या, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो होता है वो एक बिंदु से किससे जुड़ा होता है, बीजांड से जुड़ा होता है। ये क्या है, अपना बीजांड है ना। और प्रत्येक बीजांड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या भरा होता है, न्यूसेलस। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूसेलस है इसके अंदर। ठीक, या बीजांड काय कह देते हैं न्यूसेलस को,
ये जो न्यूसेलस है उसको चारों तरफ से एक संरचना घेर के रखती है, मतलब एक आवरण घेर के रखता है, जो कि दो स्तरीय या एक स्तरीय हो सकता है। इसको कह देते हैं अपन अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट कह देते हैं, अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। और न्यूसेलस को जिस स्थान से इस इंटेग्यूमेंट ने घेर के नहीं रखा है उसको क्या कह देते हैं, माइक्रोपाइल कह देते हैं। ठीक। फ्यूनिकल जिस स्थान से इस बीजांड से जुड़ा हुआ है उस स्थान को क्या कह देते हैं, उस जगह को हाइलम कह देते हैं, है ना। माइक्रोपाइल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, चलाजा कहलाती है। ये अपन ने पढ़ लिए थे कल। ये है एक गुरु बीजाणु थानी की संरचना। किसकी संरचना है ये, एक गुरु बीजाणु थानी की संरचना है, ये क्या कह दे, बीजांड की संरचना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन। कल इसको पढ़े थे ना अपन ने, अब पढ़ते हैं अपन इसके आगे, जो कि देखो क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी से, गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये गुरु बीजाणु धानी है, इस गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से में कौन सी प्रक्रिया होगी, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी, जिससे कि किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, मेगास्पोर का निर्माण होगा। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। अब पढ़ते हैं अपन गुरु बीजाणु जनन। मतलब क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोले हमने, गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। गुरु बीजाणु धानी को ही अपन बीजांड कहते हैं, है ना। तो क्या बना देते हैं हम, गुरु बीजाणु धानी। ये है इंटेग्यूमेंट, इसके अंदर क्या है, न्यूसेलस। ये है फ्यूनिकल, ये होगी अपरा। ठीक। गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या बताया हमने, बहुत सारा क्या भरा होता है, न्यूसेलस। ये क्या है, न्यूसेलस है। जो न्यूसेलस होता है उसमें होती है न्यूसेलस की क्या, कोशिकाएं। तो इस न्यूसेलस की जो सबसे बड़ी कोशिका, इसमें कोशिकाएं तो बहुत होंगी, है ना, लेकिन इसमें माइक्रोपाइल भाग में एक कोशिका होगी जो कोशिका अचानक से वृद्धि करने लगेगी। तो इसकी माइक्रोपाइल भाग की ये वाली कोशिका ने अचानक से क्या करना स्टार्ट कर दिया, वृद्धि। न्यूसेलस क्या बताए थे हमने, डिप्लॉइड होता है, तो ये सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। अचानक से इसमें हो गई वृद्धि। तो जिस सेल में वृद्धि हुई है इसी सेल को हमने बोल दिए मेगास्पोर मदर सेल। क्या कह दिए इसी को हमने, मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल कह दिया। क्या कहे हमने इसको, मेगास्पोर मदर सेल। अभी ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो करेगी मियोसिस। क्या होगा इसमें होगी मियोसिस की प्रक्रिया। मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन। जब भी एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 कैसी कोशिका, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ है क्या, न्यूसेलस की सेल है सारी, न्यूसेलस।
है ना, डायरेक्ट, ठीक है, न्यू सेल इसकी सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में काय की प्रक्रिया हुई, मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन से कितनी अगुणित कोशिका बन जाएंगी, यहाँ बन जाएंगी 4 अगुणित कोशिका। चारों की 4 कैसी है, हैप्लॉइड है। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक, किसका निर्माण हो जाएगा, 4 अगुणित कोशिकाओं का। ये चारों अगुणित कोशिका कहलाएंगी अपनी मेगा स्पोर। क्या कहलाएंगी, चारों मेगा स्पोर। क्या हुआ, 4 मेगा स्पोर का निर्माण हो गया, 4 मेगा स्पोर बन गए। अब इनमें से 3 मेगा स्पोर डिजनरेट हो जाएंगे, मतलब कि नष्ट हो जाएंगे। 3 मेगा स्पोर कैसे हो जाएंगे, इनमें से 3 सेल हो जाएंगी नष्ट। यही लिख देते हैं, 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे, का हो जाएगा हाश, का मतलब है कि क्या हो जाएंगे, नष्ट, डिजनरेट हो जाएंगे। जबकि जो 1 मेगा स्पोर है, इनमें से 1 मेगा स्पोर जो है वो कैसा रहेगा, कार्यशील रहेगा। एक ही कार्यशील रहेगा, बाकी के जो 3 हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इनमें से जैसे ये ऊपर वाला कार्यशील है और ये जो नीचे वाले तीनों थे वो कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए हमने बोले कि इनमें से एक ही क्या होगा, कार्यशील, तो जिसको इस कलर से बना देते हैं। जैसे एक कार्यशील है, बाकी के 3 क्या हो गए, नष्ट। उसके आगे बना रहा है ना, यही बना दे, यही ज्यादा सही है। क्या बोले हमने बोला कि यहाँ न्यू सेलस होता है। ठीक, न्यू सेलस होगा, यहाँ क्या है, ये न्यू सेलस है। न्यू सेलस की जो एक सेल थी वो मेगा स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस हुआ जिससे कि 4 कोशिकाएं बन गई। ये चारों कोशिकाएं अब क्या कहलाएंगी, मेगा स्पोर। इनमें से 3 जो है वो नाश हो गई, मतलब नष्ट हो गए, और एक जो मेगा स्पोर सेल है वही क्या है, कार्यशील। तो अब ये जो कार्यशील मेगा स्पोर सेल है, मतलब कि ये वाली सेल है ना, वो वृद्धि करेगी। क्या करेगी, वो करेगी वृद्धि कर ली कार्यशील मेगा स्पोर सेल ने। ठीक, समझो ये तीनों नष्ट हो गई और ये वाली सेल बड़ी होके वृद्धि करके ये बन गई। इसमें ये एक हैप्लॉइड क्या था, केंद्रक था। क्या था इसमें, एक हैप्लॉइड, मतलब कि N क्या था, केंद्रक। अब यहाँ होगा क्या, बार बार यहाँ होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। यहाँ पर बार बार कौन सी प्रक्रिया होगी, बार बार होगी कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जिसमें कि सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव का नहीं। सिर्फ क्या होगा, केंद्रक विभाजन, वो कैरियोकाइनेसिस होती है। तो देखो, एक सेल है, इसके केंद्रक में ही विभाजन हुआ तो सेल एक ही रहेगी, लेकिन केंद्रक कितने हो जाएंगे, 2। क्या हुआ यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ माइटोसिस ही हुआ है ना। एक बार माइटोसिस हुआ तो 2, फिर दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि माइटोसिस ही तो होगा यहाँ समसूत्री। लेकिन यहाँ जो माइटोसिस हो रहा है ना, वहां सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ना कि क्या, साइटोकाइनेसिस। इसको अपन समसूत्रीय केंद्रीय विभाजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समसूत्रीय केंद्रीय विभाजन हो रहा है ये, है ना।
एक बार समसूत्री केंद्रीय विभाजन होगा तो एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे, दूसरी बार समसूत्री केंद्रीय विभाजन होगा तो दो केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, चार केंद्रक बन जाएंगे। और फिर से एक बार समसूत्री केंद्रकीय विभाजन होगा, समसूत्री केंद्रीय विभाजन, जिससे कि चार से कितने केंद्रक बन जाएंगे, यहाँ पर चार से बन जाएंगे कितने, 8 केंद्रक। ठीक, मतलब देखो एक बार माइटोसिस हुआ, 1 से 2 बने, अब दोनों में ये 1 से 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, मतलब कि 2 से कितने बन जाएंगे, 4, फिर 4 से कितने बन जाएंगे, 8। तो टोटल यहाँ पर कितने बार माइटोसिस केंद्रीय विभाजन हुआ है, टोटल यहाँ 3 बार हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ ये क्यों समझा है हमने, क्योंकि ये यहाँ पर होगी ये प्रक्रिया। अभी यहाँ पर एक केंद्रक है, इसमें एक बार माइटोसिस होगा तो कितने हो जाएंगे, ये 2 केंद्रक। अब 2 है वहां केंद्रक, फिर से इसमें माइटोसिस हो जाएगा तो 2 से कितने हो जाएंगे, ये 4 केंद्रक। अब फिर से एक और बार माइटोसिस होगा तो कितने हो जाएंगे, ये टोटल 8 हो जाएंगे। तो 3 बार होगी ये प्रक्रिया, तो कितने केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक बन गए। यहां तक क्लियर हुआ है, कितने केंद्रक बन गए हैं, 8। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे समझाएंगे फिर हम। ये समझ में आ गया, अब इसको मिटा दें, मिटा दें इसको। ठीक, यहाँ मेगास्पोर में कैरियोकाइनेसिस हुआ है, बार बार साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अब हम इस चीज को लेके बता रहे हैं, है ना, मतलब इस हिस्से को हमने निकाल लिए और इधर लिख लिए। देखिए होगा क्या, ऐसा है। टोटल कितने केंद्रक हैं, टोटल है 8 केंद्रक। तो इसके 3 केंद्रक चले जाएंगे माइक्रोपाइल हिस्से में। माइक्रोपाइल को हमने ऊपर बनाए हैं तो माइक्रोपाइल ऊपर ही बना देते हैं, माइक्रोपाइल एंड में। जो 3 हैप्लॉइड केंद्रक हैं वो कहाँ चले जाएंगे, चलाजल एंड में। चलाजल एंड ये वाला कहलाएगा ना, ये है चलाजा, ये वाला हिस्सा क्या है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल है ये। ठीक, तो 3 चले गए माइक्रोपाइल में, 3 चले गए चलाजा में, और 2 जो केंद्रक हैं वो बीच में ही रह जाएंगे। ठीक, अभी तक यहाँ कोशिका विभाजन हुआ क्या, नहीं हुआ। अब क्या होगा कि इनके आसपास बनने लगती है मेम्ब्रेन, मतलब झिल्ली बन जाएगी इनके आसपास ऐसे। तो इनमें बन गई है क्या, झिल्ली, इस तरीके से। ठीक, जबकि बीच वाले जो 2 केंद्रक थे उनमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं बनी है। अब देखिए जो ये ऊपर वाले हैं इनको सब तीनों को एक साथ मिलाकर कह देते हैं अंड उपकरण। क्या कह देते हो, इन तीनों को एक साथ मिलाकर कह देते हो क्या, अंड उपकरण, एग एपरेटस। क्या कह दोगे, अंड उपकरण या एग एपरेटस। ये जो ऊपर वाले हैं इनको हमने बोल दिए, ये मिटा दे, इनको कह दिए अंड उपकरण या क्या कह दोगे, एग एपरेटस इंग्लिश में। अब जो अंड उपकरण है उसमें टोटल 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये जो ऊपरी 2 कोशिकाएं हैं इनको कह देते हैं सहायक कोशिका, सहायक, सेल ही लिख देते हैं, सेल, सहायक कोशिका। और दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच में एक कोशिका होती है, ये वाली, जिसका ये केंद्रक है ना, ये वाली सेल। इसको कह देंगे कौन सी सेल, यही है अपने काम की, काम की तो वैसे सब है, इसको क्या कह दोगे, एग सेल, अंड कोशिका कह दोगे। ठीक, या अंडाणु कोशिका कह दोगे। जो नीचे की तरफ है ये वाली तीनों,
इनको या तो प्रतिव्यासांत कोशिका कह दोगे या प्रतिध्रुवीय कोशिका कह दोगे। एंटीपोडल सेल, क्या कह देते हैं? एंटीपोडल सेल या प्रतिव्यासांत कोशिका, है ना। क्या कह दोगे इनको? एंटीपोडल सेल या प्रतिव्यासांत कोशिका। एनसीईआरटी में प्रतिव्यासांत ही है, इसी को ध्रुवीय सेल भी कह देते हैं। प्रतिव्यासांत सेल या कोशिका, कोशिका कह दोगे इसको। अब देखिए इनके बीच में दो केंद्रक हैं जो एकदम फ्री है, फ्री है ये न्यूक्लियस, तो इन दोनों को कह देते हैं ध्रुवीय न्यूक्लियाई। क्या कह देते हैं इनको? पोलर न्यूक्लियाई या कह दोगे क्या? ध्रुवीय न्यूक्लियाई। ध्रुवीय न्यूक्लियाई या क्या कह देंगे इनको हम? पोलर न्यूक्लियाई। दो क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो संरचना हमने बनाए है ये कहलाता है अपना क्या? भ्रूण कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपना एम्ब्रियो सैक या काय की संरचना बनाए हैं हमने? भ्रूण कोश की संरचना बनाए हैं, या कह दोगे तुम क्या? एम्ब्रियो सैक। काय की संरचना है ये? भ्रूण कोश की संरचना है ये, या क्या कह दोगे? एम्ब्रियो सैक की संरचना है। ठीक, देखिए भ्रूण कोश जो होता है वो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय अवस्था का होता है। 8 केंद्रक तो तुम समझ गए, ये वाले केंद्रक तो यहाँ है, देखो 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 7 8, कितने होगा टोटल? 8 केंद्रक, 8 केंद्रक है इसमें। और कोशिकाएं देखिए, एक सेल, दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल और ये क्या हो जाएगी? छठवीं सेल। कितनी हो गई टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 सेल तो हो गया। अब देखिए इन दोनों केंद्रक की खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इनके कारण मेम्ब्रेन बन गई। देखो घेरे तो है ना इस मेम्ब्रेन ने, इस मेम्ब्रेन ने घेरा है इसको आसपास से इस तरीके से, ऐसे। तो ये बीच वाली भी तो एक सेल है, तो टोटल कितनी सेल हो गई? 7 सेल। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था होती है किसकी? अपने भ्रूण कोश की। आया इतना समझ में? अब देखिए हमने ये अलग अलग देखे कि अंड उपकरण है जिसमें 2 प्रकार की सेल है, सहायक कोशिका और एग सेल, है ना। एग सेल है ये आगे चल के, देखो नर युग्मक कितने बनाए थे हमने? एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मक। एक परागकण के अंदर कितने नर युग्मक? एक परागकण के अंदर हमने बनाए थे 2 नर युग्मक। एक नर युग्मक एग सेल के साथ निषेचन करेगा, ठीक, जिससे अपने जायगोट का निर्माण होगा। दूसरा जो एग मेल गैमेट है, मेल गैमेट ही बोले ना, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ निषेचन करेगा जिससे जायगोट का निर्माण होगा। दूसरा मेल गैमेट ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन करेगा जिससे कि एक त्रिगुणित कोशिका बनेगी। देखिए ये ए हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, जो मेल गैमेट है वो भी हैप्लॉइड है। 3 N मिल गए तो 3N बन गए, मतलब कि ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, है ना। तो ट्रिप्लॉइड भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं, है ना। एग सेल का काम है, कार्य कहाँ लिख दें अब, इसको मिटा दें क्या? यही लिखते हैं इधर। एग सेल का काम है मेल गैमेट से निषेचन करके जायगोट बनाना,
ठीक। ध्रुवीय केंद्रक का कार्य है मेल गैमेट से संलयन करके भ्रूण पोष बोले हमने, मतलब इंग्लिश में कह दोगे एंडोस्पर्म का निर्माण करना, ये करते हैं ध्रुवीय केंद्रक। सहायक कोशिका क्या करती है, चलाजा को मिटा दे। ये जो सहायक कोशिका है इसमें ना यहाँ पर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जिनको कह देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इनको क्या कह देते हैं, फिलीफॉर्म, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतुमय समुच्चय कह देते हैं, तंतुमय समुच्चय। सहायक कोशिका कुछ ना कुछ पदार्थ का स्त्रावण करती है, जो पदार्थ जिस पदार्थ के कारण जो पराग नलिका होती है उसका प्रवेश हो पाता है ना, तो पराग नली को रास्ता प्रदान करती है, ये रास्ता देने का काम करते हैं, है ना। प्रतिव्यशांत कोशिका क्या करेंगी, तो ये पोषण देंगी इस भ्रूण कोष को क्या करती हैं, ये पोषण देने का काम करती हैं, पोषण देने। हो गया यहां तक, ठीक है। ये हमने पढ़ा है गुरु बीजाणु जनन, मतलब कि मेगास्पोरोजेनेसिस। तो क्या हम अब इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, ठीक है। यह है स्त्री केसर, गुरु बीजाणु धानी और भ्रूणकोश, है ना। सभी को हम यहाँ पर समझेंगे, पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं। जयांग पुष्प की स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जयांग एक स्त्री केसर, मतलब कि एक स्त्री केसर है तो एक अंडपी, बहु स्त्री केसर है तो बहुअंडपी हो सकते हैं। जहां एक से अधिक होते हैं वहां स्त्री केसर आपस में संगलित, मतलब कि जुड़े हुए रहेंगे, तो युक्तांडपी हो सकते हैं, या फिर आपस में स्वतंत्र, मतलब कि जुड़े नहीं, तो युक्तांडपी कहेंगे। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का कार्य करता है, मतलब कि जहां पर वर्तिकाग्र स्टिग्मा वाला भाग होता है, स्टिकी चिपचिपा, वहीं पर क्या होता है, परागकण आते हैं, तो वो उनके अवतरण मंच का कार्य करता है। वर्तिकाग्र एक दीर्घीकृत पतला इखैरा भाग है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इखैरा भाग है, जो अपन ने गर्दन बोले थे उसकी स्टाइल वही। वर्तिका के नीचे स्त्री केसर के आधार में क्या होता है, उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा, मतलब कि कोष्ठक, जिसको हमने अभी लोक्यूल कहे थे, गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा के अंदर क्या होती है, अपरा या नाड़, प्लेसेंटा कह दो कि स्थित होती है। फिर लिखा है, आप कक्षा 11वीं में पढ़ी हुई अपरा का स्मरण कीजिए, है ना, जिसकी डेफिनेशन पढ़े होंगे तुमने। फिर है, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है, अभी पढ़े हमने, बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक हो सकती है, जैसे गेहूं, धान और क्या है, आम, ये तीनों एग्जाम्पल थे, से लेके अनेक भी हो सकती है, जैसे पपीता, तरबूज और आर्किड, ठीक। फिर है गुरु बीजाणुधानी, मतलब कि बीजांड की संरचना। ये बीजांड की संरचना पढ़ी है इससे पहले, वही क्या है। आइए एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड की संरचना से परिचित होवे। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत मतलब फ्यूनिकल या डंठल, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। फ्यूनिकल द्वारा अपरा से जुड़ा होता है बीजांड। बीजांड मतलब ओव्यूल की काया
बीजांड ग्रंथि के साथ हाइलम नामक क्षेत्र, मतलब नाभिका नामक क्षेत्र, हाइलम को क्या कहते हैं, नाभिका नामक क्षेत्र से संगलित रहता है। अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड ग्रंथि के बीच संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। यही वाला हिस्सा था ये हाइलम। तो ये यहाँ क्या लिखा है कि ये जो हाइलम है ना, वो बीजांड और बीजांड ग्रंथि, ये बीजांड है और ये बीजांड ग्रंथि है, फ्यूनिकल, बीजांड और फ्यूनिकल के बीच काय का कार्य करता है, संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। कौन, हाइलम। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण, या तो एक होंगे या एक से अधिक इंटेग्यूमेंट, जिसको कहते हैं नामक संरक्षण आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रखता है। तो हमने क्या बोले थे, न्यूसेलस को जिस भाग से अध्यावरण ने नहीं घेरा है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, मतलब बीजांड द्वार। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत क्या होता है, चलाजा। ये यदि माइक्रोपाइल एंड है तो इसको जस्ट विपरीत ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये चलाजा हो जाएगा। आधारीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है, कैलेजा या चलाजा या निभाग कह दोगे, है ना। फिर क्या है, अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस होगा जो काय से घिरा होता है, इंटेग्यूमेंट से। बीजांड काय केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांड काय न्यूसेलस क्या है, ये न्यूसेलस एक आहार सामग्री है, मतलब पोषण देने का काम करेगी। बीजांड काय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय में स्थित होते हैं। ये मादा युग्मकोद्भिद है, ये कहाँ स्थित है, यही है। कहाँ स्थित होता है मादा युग्मकोद्भिद, इसी न्यूसेलस में तो स्थित होता है ना, न्यूसेलस में स्थित होते हैं। ये आप भी बताते हैं आपको। मेगास्पोर, एक मेगास्पोर कार्यशील है, तो ये जो कार्यशील मेगास्पोर होता है यही मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। मादा युग्मकोद्भिद मतलब कि जो आगे मादा युग्मक का निर्माण करेगा वो मादा युग्मकोद्भिद है। तो इसी से मादा युग्मक का मतलब है कि गैमेट, एग का निर्माण हुआ है। तो ये एग कहाँ होता है, न्यूसेलस के अंदर ही होता है, वो बताया गया है वहां। मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है क्या है कि बीजांड काय, न्यूसेलस, भ्रूणकोश, ये है भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, इसी को क्या कह देते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, है ना। बीजांड काय में ही स्थित होते हैं। देखो बीजांड काय ये है न्यूसेलस, इसी के अंदर स्थित होगी ये वाली संरचना, ठीक स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। एक बीजांड के अंदर एक अकेला भ्रूणकोश होता है, ये लिखा है यहाँ, ठीक। एक बीजांड के अंदर कितने भ्रूणकोश होंगे, एक होगा, ये लिखा है। अब है गुरु बीजाणु जनन, मतलब यही वाली प्रक्रिया, इसको भी रीड कर दें। पानी पी लेते हैं। गुरु बीजाणु जनन क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब कि गुरु बीजाणु मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारीय सिरे से विलग होते हैं। ऐसा है कि जो बीजांड होते हैं ना, वो एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग रहते हैं।
बीजांडकाय के बीजांडद्वारी क्षेत्र में विलग रहते हैं। हमने क्या बोले थे कि न्यू सेलस के बीजांडद्वारी सिरे में एक कोशिका होगी जो वृद्धि करेगी, उसी को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। यही बात है वो। यह एक बड़ी कोशिका है। बड़ी कोशिका होती है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित होती है एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। हमने बोले ये द्विगुणित है, तो इसके अंदर द्विगुणित क्या होता है? केंद्रक होता है ना, द्विगुणित केंद्रक होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से गुजर रही है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व होगा? देखो, जब भी ऐसा होता है कि एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री से जब भी एक डिप्लॉइड सेल द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन मतलब कि मियोसिस से गुजरती है, तो उसका ये होता है भाई महत्व कि वो हैप्लॉइड सेल बनाएगी। और अपन को पता है कि गैमेट जो होते हैं ना, वो किसी के भी गैमेट रहे हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो कारण क्या होगा? अगुणित होने के लिए। फिर है अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। 4 गुरु बीजाणु 4 मेगास्पोर बन गए, उत्पादन होता है। फिर है स्त्री या मादा युग्मकोद्भिद, यही बनेगा मादा युग्मकोद्भिद आगे। अधिकांश पुष्पी पादप में गुरु बीजाणुओं में मेगास्पोर में से एक कार्यशील होता है, मतलब कि 4 है उनमें से एक क्या होगा? कार्यशील, जबकि अन्य 3 अपविकसित या अपभ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब कि नष्ट हो जाते हैं। बाकी के 3 कैसे हो गए? ये 3 नष्ट हो गए। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद के रूप में, मतलब कि मादा युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होंगे। तो ये आगे मादा युग्मकोद्भिद के भी रूप में विकसित होगा जो कार्यशील है वो। एक अकेली गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, एक अकेला मेगास्पोर से भ्रूणकोश का विकास हुआ है, इसको एक बीजाणुज विकास कहते हैं। ठीक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणिता क्या होगी? बताइए। बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणिता क्या होगी? बीजांडकाय न्यू सेलस द्विगुणित, मेगास्पोर मदर सेल द्विगुणित। मेगास्पोर कैसे हैं? हैप्लॉइड, अगुणित। मादा युग्मकोद्भिद में भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे सारे, है ना, हैप्लॉइड। आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु, अब ये क्रियाशील की बात होगी इसके आगे। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा, यही है केंद्रक समसूत्री विभाजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है के द्वारा 2 केंद्रक बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं। फिर 2 केंद्रीय भ्रूणपोष की रचना करते हैं। 2 क्रमिक समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रक बन जाएंगे। तत्पश्चात फिर से एक और बार होगा तो 8 केंद्रीय, 8 न्यूक्लिएटेड बन गए या 8 न्यूक्लियस बन गए। भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रीय, मतलब कि न्यूक्लियर हुआ, जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लियस का समसूत्री, न्यूक्लियस में ही विभाजन हुआ है, ना कि कोशिका में। जो केंद्रीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित होते। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो कि विशिष्ट, या देखो ये अभी फ्री न्यूक्लियर है, जब ये पूरे 8 बन जाएंगे उसके बाद इनमें भित्ति बनेगी, है ना, नींव पड़ती है, जो कि विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप ले लेती है। अब इसने मादा युग्मकोद्भिद मतलब कि भ्रूणकोश के संगठन का रूप ले लिया है।
भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए कि कैसी कोशिकाएं हैं इसके अंदर। अपन ने देख ली ये सारी 8 से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी रहती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहती हैं। सॉरी, क्या लिखा है? 8 में से 6 न्यूक्लियाई, मतलब टोटल 8 हैं केंद्रक, उनमें से 6 कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहती हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई, ध्रुवीय न्यूक्लियाई जिसको कहते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होती हैं। फिर क्या है? भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टता पूर्वक है। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत हैं, जिनको अंड उपकरण कह देते हैं। ये है अंड उपकरण। इधर होके पढ़ देते हैं ना, जिन्हें क्या कह दोगे? दिख रहा है ये, ऐसे पढ़ते हैं, जिन्हें अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करते हैं। इन अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिका तथा 1 अंड कोशिका होती है। 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका है। बीजांडद्वारी छोर, जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड है ये, माइक्रोपाइल एंड। तो यहाँ पर तंतु रूपी समुच्चय होते हैं, है ना। पर एक विशेष सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिका को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सहायक कोशिका में है, तो ये पराग नली को रास्ता देने का काम करेंगे। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय छोर पर होती हैं, ये प्रतिवशांत या एंटीपोडर कहलाती हैं। बृहद केंद्रीय कोशिका, जैसे कि पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं, बीच में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई हैं। फिर इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लीकृत तथा 7 कोशिकीय होता है। तो 8 केंद्रिकीय और कैसा होता है? 7 कोशिकीय होता है। यहाँ पर हम अपना मेगास्पोरोजेनेसिस एंड हो गया, मतलब अपन ने एग का निर्माण कर लिया, फीमेल गैमेट का निर्माण कर लिया। अब देखिए आगे अपन पढ़ेंगे परागण। परागण मतलब पॉलिनेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक।